पहले से एम्पावर्ड हैं उनको और एम्पावर्ड इतना हद तक कर देंगे कि बाकी जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। नई शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो SC ST OBC के लोगों को है। आज जो बच्चा है 3 या 4 हजार रुपए में BA कर लेता है, लेकिन यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो लाखों रुपए में जाएगा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ये समझिए कि 90 के बाद तो इसमें जो है दलित आदिवासी पिछड़ा तबका आना शुरू हुआ था, अब उनको फिर से जो है बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मनुस्मृति का जो नया वर्जन है वो वर्जन ये लोग लेकर के आ रहे हैं। सोचिए कि क्या इस देश का गरीब जो तबका है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो अभी अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, क्या वो एजुकेशन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ऐसे में हम लोग जो है उनके हक की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी पे मौजूद हैं और मोदी सरकार द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी कि नई शिक्षा नीति आई है, उसके विरोध में यहाँ छात्र और प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, इसमें छात्र शामिल हैं, छात्र संगठन के लोग हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ये सारी बातचीत हो रही है। हमारे साथ प्रोफेसर हंसराज सुमन है, हम उनसे जानेंगे सर क्या ये पूरा मामला क्या है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और नई शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो SC ST OBC के लोगों को है। वर्कलोड कम हो जाएगा, टीचर्स की वैकेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो 40% है वो मॉक्स और स्वयं के माध्यम से जो है 40% जो है एजुकेशन जो है ऑनलाइन हो जाएगी, जिसमें जो है आज हमारे बच्चों के पास बढ़िया मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, गांव में ऐसी जगह गांव में रह रहे हैं बच्चे, तो ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा से उनको पूरी तरह से जो है बाहर निकालने की साजिश जो है सरकार की चल रही है। कितनी बड़ी साजिश है ये, कितनी बड़ी है अगर इसको व्यापक तरीके से बताए तो? देखिए, व्यापक तरीके से अगर दिखाया जाए, बताया जाए तो आज जो बच्चा है 3 या 4 हजार रुपए में BA कर लेता है, लेकिन यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो लाखों रुपए में जाएगा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और बच्चे के जो बच्चे आज गरीब बच्चे हैं जो यहाँ से BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, आने वाले समय में वो उसका मुंह नहीं देख पाएंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय का मुंह नहीं देख पाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि इतनी महंगी हो जाएगी शिक्षा। और जबकि शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है, बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत कहा है कि मौलिक अधिकार है शिक्षा, तो शिक्षा कुछ वर्ग के लिए रह जाएगी, जिसके पास पैसा होगा उन्हीं के लिए। फिर बाद में ये कहेंगे कि SC ST कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, जब अवेलेबल होंगे तो नॉट काउंटेबल। तो ये सरकार का वो है कि इनको पहले से ही आने से रोक दिया जाए, जिससे कि ये उच्च शिक्षा में आने ही नहीं पाए। और लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर 8 लाख वैकेंसी प्रोफेसर्स की खाली पड़ी हुई है, तो आएंगे कहाँ से? जब आप उनको रोक देंगे, आप उसके बैरियर लगा देंगे उच्च शिक्षा पर, तो आएंगे कहाँ से? तो सरकार की ये मंशा है कि किसी भी तरह से इनको उच्च शिक्षा में आने से पूरी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इससे समाज के निचले तबके के बच्चों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस पॉलिसी में उनको जिस भाषा में वो बोलते हैं, जो उनकी मातृभाषा, उस भाषा में शिक्षा दी जाएगी। लेकिन क्या मातृभाषा में ठीक है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए? क्या मातृभाषा में जो है वो उन्होंने पाठ्यक्रम बनाया है? क्या मातृभाषा में जो है तमाम यहाँ जो विद्यार्थी आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के नहीं विश्व से बच्चे आते हैं, क्या वो बच्चे जो है मराठी या बंगाली या पंजाबी सीखेंगे या पढ़ेंगे? क्योंकि मातृभाषा वहाँ क्षेत्रीय तो भाषा में तो सही है, लेकिन जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ मातृभाषा में जो है शिक्षा जो है वो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हैं टफ हो जाएगा। उसके लिए सब एक जो भाषा है जो बच्चा लेना चाहे, बच्चे के ऊपर डिपेंड। आप ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कीजिए ना जिससे कि बच्चों को रोजगारोन्मुख जो है शिक्षा हो, रोजगार की जो है गारंटी दी जाए उनको, उसमें ट्रांसलेशन हो, उसमें फिल्म हो, उसमें जर्नलिज्म हो, इस तरह के विषय तैयार किए जाए। उसमें बता तो रहे हैं कि स्कूल टाइम से ही कारपेंटर, बढ़ईगिरी और जो लोहे वाला काम होता है, ये सब जितने काम लेबर वर्क होते हैं, ये सारे सिखाए जाएंगे उसमें बच्चों। ये तो जातिगत जो पेशे थे उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि जो बच्चा जो है उस जाति से आगे, जो मान लीजिए आप जो है उस जाति के, तो उसी जाति का जो है आप वो व्यवसाय सीखिए। कारपेंटर तो कारपेंटर बनना सीखिए। ये तो फिर से जो है उसी 5000 साल की उस गुलामी में लौटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है आप उसको क्या, कारपेंटर तो अनपढ़ भी बन सकता है, जो चित्रकला जो है वो वैसा भी बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो पढ़ना चाहता है, बच्चों को वो सब्जेक्ट दीजिए ना आप जिसमें उसको रोजगार दिखाई देता है। IAS IPS वगैरह तो बच्चा बनाएंगे नहीं है,
क्योंकि आप जब उनको पहले से कह देंगे कि कारपेंटर ले लीजिए, आप जो है बूट बनाना वो शुरू कर दीजिए, है ना, चमड़े का जूता बनाना, बेल्ट बनाना शुरू कर दीजिए, आप दर्जी बन जाइए, तो ऐसी सिचुएशन में वे छात्र जो BA MA करेंगे क्या वो दर्जी बनेंगे? रोजगार की दृष्टि से वो पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है। हमारी ये मांग है। बिल्कुल, ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और हम मैम से बात करेंगे। मैम, क्या मांग है ये इस पूरे प्रोटेस्ट का उद्देश्य क्या है आप लोग? इसमें हमारे कई इश्यूज हैं, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। एक तो आज एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है, तो हमारी मांग ये है कि जो वहाँ पे एजेंडे में ये NEP के जो हिस्से हैं, यानी कि FIUP 2022 से शुरू करना, ये ब्लेंडेड लर्निंग और ABC रेगुलेशन, इनको अब एक कमेटी बनाना है इसके लिए, है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये अभी तक पार्लियामेंट में भी पास नहीं हुआ है और ये निजीकरण की तरफ हमें ले जा रहा है, सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ हमें ले जा रहा है। घाटा क्या है निजीकरण से मैम? उसमें तो सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं, सहूलियत हो जाता है। कोई सहूलियत नहीं होती है इसमें। सेल्फ फाइनेंसिंग का गोल है, सेल्फ फाइनेंसिंग, उसका मतलब है फीस बढ़ोतरी, यानी सरकार पीछे हटेगी। पहले से वो हिफा लोन वगैरह चला रहा था, वही चीज़ को और इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। इसमें ऑटोनमस कॉलेजेस बनेंगे और हर कॉलेज का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिसमें नॉन एकेडमिक लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर, सरकार और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स 2/3 होंगे और A to Z सारे रूल यही बनाएंगे, यानी कि क्या फीस होगी, क्या कोर्स होगा, क्या उसमें पढ़ाया जाएगा, कितना टीचर होगा, ये सारी चीज़ वही तय करेंगे और UGC का रेगुलेशन नहीं होगा कोई इसके मामले में। तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो क्या है? प्राइवेटाइजेशन में सहूलियत ज़्यादा नहीं मिलती है, प्राइवेटाइजेशन में फीस ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट कम होती है, तभी प्रॉफिट बनता है। टीचर कम कर देंगे ये लोग। अभी से कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो अभी मजबूरी है हमारी, उसको ये पक्का इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कि 40% कोर्स हर पेपर में भी ऑनलाइन होगा, यानी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं होगी, 40% टीचर घट जाएंगे। दूसरी चीज़ ABC में कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलने के लिए उन्हें यहाँ पे सिर्फ करीब 40% कोर्स यहाँ करना है, बाकी बाहर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, यानी कि MOOCs वगैरह कर सकते हैं। तो फिर हम उस डिग्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें, उसकी क्वालिटी क्या होगी? कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है। जब सरकार की ग्रांट होती है तब हमारी कुछ सहूलियत मिल सकती है, जब सरकार की ग्रांट नहीं रहेगी तो कौन सी सहूलियत होगी? आपकी फीस लाखों में जाएगी, कौन पढ़ पाएगा? और किसकी सहूलियत की बात करें? हिंदुस्तान के 1% की बात कर रहे हैं, उनको भी क्वालिटी शिक्षा नहीं मिलेगी। 99% का क्या होगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा? डेमोक्रेसी का क्या होगा? जो प्रिविलेज है पहले से, वो और प्रिविलेज हो जाएंगे, है ना। हम अपने देश में ये जो पूरी पॉलिसी लाई गई है, ये जो पहले से ही इम्पावर्ड हैं उनको और इम्पावर करने एकदम, जो पहले से एम्पावर्ड है उनको और एम्पावर्ड इतना हद तक कर देंगे कि बाकी जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, ना उनको रोजगार मिलेगा ना शिक्षा मिलेगा। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ पर टीचरों की दलील सुन सकते हैं कि उनकी क्या दलीलें हैं और उनकी क्या बातें हैं। सर, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको बहुत ही क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा था, और आप लोग कह रहे हैं कि इसमें खोट है। ये बिल्कुल भी क्रांतिकारी कदम नहीं है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे और दे वुड आउट फ्रॉम द सिस्टम। और जो 50 से लेकर 70% तक जो ऑनलाइन जो पढ़ाई करेंगे उनका क्या भविष्य होगा तुम्हें पता ही है। और एक डिग्री ऐसी भी बनाई गई है को जो बच्चे का कहीं पे कम्बिनेशन नहीं बनता है कि ये कम्बिनेशन, तो कहते कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तो उसके लिए भी एक इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। अब ये देखो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है। एक सवाल मैं आपसे लूँगा सर, ऐसा इल्ज़ाम है कि आप लोग, ये बिल बहुत ही क्रांतिकारी है, लेकिन आप जैसे कुछ प्रोफेसर, कुछ एक्टिविस्ट इसको गरीबी का एक विक्टिम कार्ड लेकर राजनीति कर रहे हैं। गरीबी का विक्टिम कार्ड की बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग जो हैं, जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है उसको बचाने की बात कर रहे हैं। ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 40% कोर्सेज़ को वो ऑनलाइन और MOOC के माध्यम से करने की बात कर रही है, अगर वो होता है तो आप सोचिए कि क्या इस देश का गरीब जो तबका है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो अभी अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, क्या वो एजुकेशन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ऐसे में हम लोग जो हैं उनके हक की बात कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ इसमें जानने की ज़रूरत है कि सिर्फ एनईपी ही मसला नहीं है, पूरे देश में आप देख लीजिए कल जिस तरीके का निर्मला सीतारमण जी ने जो बात कही है कि तमाम जो पब्लिक सेक्टर है उसको बेच दिया जाएगा, तो एजुकेशन भी उसी लिस्ट में है। ये लोग अपनी तमाम जिम्मेदारियों से भाग करके जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के प्रति उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं और गरीबों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये जो विश्वविद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, ये समझिए कि 90 के बाद तो इसमें जो है दलित आदिवासी पिछड़ा तबका आना शुरू हुआ था, अब उनको फिर से जो है बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मनुस्मृति का जो नया वर्जन है वो वर्जन ये लोग लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी लड़ाई उन गरीबों के, उन मजलूमों के हक में है जिनको कि अभी तक शिक्षा से, हिस्सेदारी से वंचित किया गया था और उनको हम लोग यहाँ वापस लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप कह रहे हैं कि ये मनुस्मृति का न्यू वर्जन है, ये आरोप कितना सही है और इसको थोड़ा विस्तार से बताइए आप। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से केवल ये सिर्फ पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे देखिए कि स्ट्रक्चर को भी ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पॉइंट देखिए, तो उसमें होगा ये कि जिस तरीके से आपको सिर्फ इनरोल्ड करना होगा, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अभी पिछले 2 सालों में एजुकेशन को तबाह किया, आगे चल के उसके माध्यम से परमानेंटली उसको ये तबाह कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने बिना किसी डिबेट और डिस्कशन से एनईपी को लागू किया, जो स्टेट का जो रोल था, जो राज्यों की जो भूमिका थी स्टेट गवर्नमेंट्स की, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया है। और ये उसको इग्नोर करने का मतलब है कि आप संवैधानिक ढांचे में जो संघ जो राज्यों के संघ की जो अवधारणा है, यूनियन ऑफ स्टेट की जो अवधारणा है, उसके ऊपर भी ये हमला है। दूसरी चीज़ आप इसको ऐसे समझिए कि एनईपी के ज़रिए ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जो एजुकेशन जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम लेकर के आएंगे, ठेकेदारी जो लेकर के आएंगे, तो उसमें जो बॉन्डेड लेबर का जो मसला है, बंधुआ मजदूरी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी लोग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उसमें तमाम जो अभी तक जो पे स्केल से लेकर तमाम तरीके की चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको भी एबॉलिश करेंगे और उनकी जगह ठेके पर ये लोग लेकर के आएंगे। और ठेके पर ये वही दौर होगा जिसमें कि आज़ादी से पहले हम लोग देखते थे कि लोगों को ठेके पर रखा जाता था, शोषण किया जा रहा था, तो ये वो चीज़ है। दूसरा, जैसे ही ये ठेकेदारी सिस्टम लेकर के आएंगे, तो जो नए जनरेशन है जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही है, जो चाहती है कि इन विश्वविद्यालयों में वो पढ़ सके और इस देश का भविष्य जो है निर्धारित कर सके, उनको जो है बंधुआ मजदूर बना करके छोड़ देंगे। तो ऐसे में उन सब के इस तरीके की ये जो साजिशें हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी है ये पॉलिसी है पूरी तरह से। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी पॉलिसी देख लीजिए, सिर्फ एनईपी ही नहीं, पूरे के पूरे आप देख लीजिए जिस तरीके से इन्होंने लेबर लॉज में चेंज किया, जिस तरीके से इन्होंने तमाम सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया है, उसका सीधा और सिंपल जो टारगेट है वो गरीब, आदिवासी, पिछड़ा तबका है। अब उनको ये लोग स्टेट में हिस्सेदारी से बाहर कर रहे हैं और कुछ कंपनियों के हवाले ये कर रहे हैं। तो जो कंपनी राज आज़ादी से पहले इस देश में था, उसी तरीके का कंपनी राज, हालांकि उसकी जगह ये नई कंपनियां होंगी और इसमें जो चेहरे हो सकता है कि वो देशी चेहरे दिखते हों, इसी टेरिटरी के लोग हों, लेकिन उनका जो एजेंडा, वो उनका एजेंडा है कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से जो है वो अपना मुनाफा कमा सकें और इस देश के लोगों को जो है वापस फिर से बंधुआ मजदूरी की तरफ और इन शिक्षा के संस्थानों से बाहर कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट आप लोगों का? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस देश के जो मजलूम हैं, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी तबका, उनको इन विश्वविद्यालयों में और साथ ही साथ इन तमाम संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में उनकी बराबरी की हिस्सेदारी नहीं हो जाती है, सुनिश्चित नहीं हो जाएगी, तब तक हमारी लड़ाई जारी है। चलिए, ये देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर छात्र और प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि आपने सुना होगा कि इसमें शिक्षक भी कह रहे हैं कि देश में इस नई शिक्षा नीति के जरिए कंपनी राज लाने की बात की जा रही है। दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे किसान भी पिछले 8 महीने से लगातार यही कह रहे हैं कि इस कृषि बिल के जरिए कंपनी राज लाने की बात कही जा रही है, यानी कि देश की पूरी व्यवस्था को कुछ खास कंपनियों को सौंपा जा रहा है। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, अभी आज की खबर है कि एयरपोर्ट और हवाई अड्डे और तमाम चीज़ें, सरकारी उद्यम जो हैं वो प्राइवेट हाथों में जाएंगे। तो ये जो लगातार आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार इस देश के पब्लिक सेक्टर को लगातार एक कंपनी को दे रही है और देश में कंपनी राज स्थापित करने की कोशिश कर रही है, ये इन आरोपों की पड़ताल हम लगातार करते रहेंगे और इनसे रिलेटेड तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश के बहुसंख्यक आबादी के हित में है या नहीं। सरकार की माने तो ये पॉलिसी पूरी तरह से उनके हित में है
लेकिन यहाँ पर छात्रों और प्रोफेसरों जो कि उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो उस फील्ड की जानकारी रखते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं और इस पूरी व्यवस्था में शामिल हैं, इस व्यवस्था को चलाते हैं, एजुकेशन की व्यवस्था को, उनका कहना है कि ये इस देश के बहुसंख्यक आबादी के हित में नहीं है। ये बिल एम्पावर्ड पहले से ही आगे बढ़ चुके लोगों को आगे बढ़ाने का है और पीछे रह चुके लोगों को पीछे ढकेलने का बिल है। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।